यूएस स्टॉक मार्केट करीब 75 ट्रिलियन डॉलर की है। अब फर्ज करिए आप एक भारतीय नागरिक हैं, जैसे कि हम सब हैं। आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं, तो आपको ये पता है कि इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसिप्लिन होता है। बहुत बढ़िया, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आपका एक डीमैट अकाउंट है, आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, आपने कुछ SIP करी हुई हैं, आपने कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, तो आप अपनी एक दुनिया बसा चुके हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। फिर मेरा सवाल आता है कि इस 75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में आपका एक्सपोजर क्या है? क्या आप यूएस की किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं? आंसर हाँ है। चाहे वो गूगल हो, मेटा हो, खाने के पदार्थ हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, फूड हो, हर तरफ यूएस के ब्रांड्स फैले हो। दे आर मोस्टली लिस्टेड ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट्स योर एक्सपोजर देयर? जीरो। मैंने इस पे 2 वीडियो बनाए। ये वीडियो मैंने सिर्फ आज ही नहीं बनाए, 2022 से बनाता आ रहा हूं, जहां मैंने ये बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे खुद की करीब 35% इन्वेस्टिंग जो है वो यूएस मार्केट में। मैंने वहां ETFs खरीदे हुए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं जिसमें मुझे बहुत विश्वास है। इनफैक्ट द ओनली स्टॉक्स दैट आई ओन, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई स्टॉक पोजीशन नहीं है, सारी म्यूचुअल फंड है। एंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड इन टर्म्स ऑफ द करेंसी एप्रिसिएशन। एंड आई थिंक दैट्स द स्मार्ट थिंग टू डू, क्योंकि अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही इंडस्ट्री में तो नहीं डालेंगे, तो एक ही देश में क्यों डालें? ऐसे इसमें कोई देश प्रेम की भावना तो है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आप जहां भी पैसे डालेंगे, फर्ज करिए मैंने यूएस में डाले और वहां मैंने मुनाफा कमाया, उसको बेच के मैं मुनाफा वापस भारत ही तो लाऊंगा, तो यही तो उसका फायदा होगा। तो जब मैंने ये लास्ट के 2 वीडियो बनाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा यूएस मार्केट हॉट हो चुका है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चर्चा अलग लेवल पे है, तो बार बार कमेंट सेक्शन में ये सवाल आए कि अंकुर ठीक है, समझ में आ गया, यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप एक गाइड दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो यही वो वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। आप चाहे पुणे में बैठे हो, कानपुर में बैठे हो, भागलपुर में हो, आप कैसे ऑनलाइन के जरिए से यूएस मार्केट टैप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, इस पूरी जर्नी के लिए मैं एक ऐप यूज करूंगा जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, जिसका नाम है IND मनी। IND मनी के बारे में मैं हमेशा से बात करता आया हूं, लेकिन बहुत बड़ा डिस्क्लोजर ये है कि मैं IND मनी में एक इन्वेस्टर हूं। तो जो भी मैं राय दूंगा वो बायस्ड हो सकती है, क्योंकि अगर वो कंपनी परफॉर्म करेगी तो मेरा फायदा होगा। इसीलिए प्लीज सिर्फ मेरे कहे पे IND मनी मत यूज करिए, आप अपना रिसर्च करिए। बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिससे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू शुड कंसिडर दैट, नॉट जस्ट यूज माय वर्ड कि क्योंकि मैं करता हूं तो आपको भी IND मनी यूज करना है। कंप्लीटली योर डिसीजन। लेकिन मैं क्योंकि यूज करता हूं उसे और एक इन्वेस्टर हूं, I'll just use that as a placeholder. Process more or less सबके लिए सेम है, rules and regulations backing it up completely सेम है, so you will benefit a lot from this video. पहला वीडियो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का मैंने बताया था 2022 में। फिर हाल ही में जो मैंने वीडियो बनाया उसको मैंने रिविजिट किया कि कैसे 2022 से 2026 तक मेरी पोर्टफोलियो में मूवमेंट आई है। ये इनफैक्ट मैं हर साल करता आता हूँ, लेकिन दिस वॉज मोर ऑफ अ यूएस मार्केट टू यूएस मार्केट कंपैरिजन। जो हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ वो पोर्टफोलियो का मूवमेंट होता है, एवरीथिंग कंबाइंड, इंडिया, यूएस, स्टार्टअप्स वगैरह। फिर दूसरे वीडियो में मैंने थोड़ा सा वाइड किया स्कोप, बिकॉज वो भी फीडबैक आया था लोगों से कि सिर्फ यूएस मार्केट ही क्यों, हम बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स क्यों नहीं टैप कर सकते? जैसे साउथ कोरिया में इतना कुछ चल रहा है, ताइवान में इतना कुछ चल रहा है, चाइना में भी चल रहा होगा, बाकी मार्केट्स भी हो सकती हैं, सो कैन वी टैप इनटू देम? एंड द आंसर इज यस, यू कैन। तो वो भी थोड़ा एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द अदर मार्केट्स एंड हाउ यू कुड टैप इनटू देम। एंड अब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप पैसा बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते। सबसे पहली चीज, कोई भी एक तरीका नहीं है यूएस स्टॉक्स खरीदने का। ऐसा लगता है कि IND मनी या ऐसे एप्स, दीज आर द ओनली वेज। ऑफ कोर्स दे मेड इट फार सिंपलर, सो आई लाइक देम, बट दैट्स नॉट द ओनली वे। तो सारे तरीके समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका जो सालों से चला आ रहा है इज द LRS रूट ऑफ इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली। LRS क्या है? इट्स कॉल्ड द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इंडियन रेजिडेंट्स के लिए देयर इज अ लॉ एंड ऑल्सो अलाउंस for you to spend and send money outside of the country. ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है। तो आप एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेज सकते हैं, आप ट्रैवल के लिए पैसा बाहर भेज सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग के लिए पैसा बाहर भेज सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट सेज कि $250 $250,000 $2.5 लाख पर साल
पर रेजिडेंट आप अलाउड है। देयर आर कोड्स, बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं, एंड उस कोड में जब तक आप मार्क करेंगे कि ये पैसा किस ऑब्जेक्टिव या किस गोल के लिए जा रहा है, वी आर ओके। इट्स अ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है कि ये पैसा जा रहा है। नाउ थ्रू दैट यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन अ कंपनी, अगर वो आपका पैसा ले सकते हैं। जैसे मैं जब यूएस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूं, आई यूज द एलआरएस, बिकॉज उनका अपना एक बैंक अकाउंट होगा, मैं उसमें डायरेक्टली पैसे डाल देता हूं, एंड दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज you need a brokerage account that you will not have because you're not a citizen of that country. तो बहुत सारे एप्स जो हैं वो LRS का मेथड यूज करते हैं। तो होता क्या है कि आप उस ऐप को पैसा देंगे, दिस कुड ऑल्सो बी बाय द वे योर बैंक एप्स, तो आप HDFC, SBI इन सबको पैसा देंगे, वो उस इंडियन रुपीज से डॉलर खरीदेंगे, वो उस डॉलर को फिर यूएस भेजेंगे एक बैंक में विच इज देयर बेनिफिशियरी बैंक, और वहां से वो पैसा यूज होगा स्टॉक्स खरीदने के लिए थ्रू अ इंटरनेशनली हाउस्ड ब्रोकरेज अकाउंट। नाउ दिस एंटायर प्रोसेस इज नंबर वन अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, नंबर टू इट्स ऑल्सो अ टैक्स इनएफिशिएंट प्रोसेस। टैक्स नहीं, इट्स ऑल्सो कॉस्टली प्रोसेस। सबसे पहले तो वो कन्वर्जन जो होता है उसमें बैंक्स अपना एक कट ले लेते हैं। जैसे मेरे साथ तो होता ही है, जब मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो बाय रेट डॉलर का लेट्स से 96 रुपीज है, लेकिन मेरा बैंक उसको 99 रुपीज में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि अब मैं इसमें नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ, कर भी दूंगा तो इतना क्या कर लूंगा अगर वो 5,000 10,000 डॉलर जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो देयर इज लॉस देयर। सेकेंड, टीसीएस क्या है? दिस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सरकार ये बोलती है कि जब भी आप पैसा बाहर भेजते हैं, अगर एक साल में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा बाहर भेजेंगे तो हम कुछ पैसा एज एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। ये खर्चा नहीं है बाय द वे, ये आपके नाम के अगेंस्ट टैक्स पेड खड़ा हो जाएगा। तो साल के अंत में जब आप अपना टैक्स फाइलिंग करेंगे और आपके जितना भी टैक्स आएगा उसमें से ये अमाउंट जो हम ऑलरेडी आपसे ले चुके हैं एडजस्ट हो जाएगा। तो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, बट दिस इज मनी दैट यू हैव टू स्पेंड एडिशनली, एंड यू डोंट नो कि ये पूरा खर्च हो जाएगा कि नहीं, इसका रिफंड मिलेगा कि नहीं, और यूज भी होगा तो साल के अंत में यूज होगा। ये टीसीएस का रेट कितना है? 20%। सरकार ने एजुकेशन और ट्रैवल के लिए ये कम कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ये कम नहीं हुआ है, अभी भी 20% है। तो हाँ, अगर आप 10 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन दिस नेवर गेट्स ट्रिगर्ड, लेकिन जो एफिशिएंसी लॉस है ऑफ कन्वर्जन एंड ये सब वो रहता है। दूसरा तरीका विच इज अ रीसेंट फिनोमेना इज सेम LRS रूट, लेकिन थ्रू द गिफ्ट सिटी रूट। गिफ्ट सिटी इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये भारत का अपना एक फाइनेंशियल जोन है, जो कि बाय द वे बहुत सारे देशों में होता है। जैसे यूएई में, खासकर दुबई में, देयर आर दीज ट्रेडिंग जोन्स, फाइनेंस जोन्स, एसईजी जोन्स। इंडिया में भी एसईजी जोन बहुत सारे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, लेकिन फाइनेंस जोन ये सबसे बड़ा एंड सबसे इंपैक्टफुल है। समझने का तरीका ये है दैट इट्स बेस्ड इन इंडिया बट इट रन्स ऑन डॉलर्स एंड इट रन्स ऑन ग्लोबल रूल्स। और 2025 में एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जैसे कि यूपीआई एक फ्रेमवर्क है, कि प्लेटफॉर्म्स जो है वो अब ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं थ्रू गिफ्ट सिटी बाय एक्सेप्टिंग डॉलर्स एंड हेल्पिंग इंडियंस इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल मार्केट्स। यही कॉन्सेप्ट है जिसपे IND मनी बेस्ड है। अब जैसे मैंने बताया था कि ये जो रूट है ये अभी भी LRS डिपेंडेंट है, तो ये नहीं है कि जो $2.5 लाख का आपका पर रेजिडेंट लिमिट होता है LRS का जो सरकार के तहत है, उसको आप एस्केप कर लेते हैं अगर आप गिफ्ट सिटी रूट से जाते हैं। नहीं, वो अभी भी लागू होता है। TCS भी अभी भी लागू होगा, ये सारी चीजें जाएंगी नहीं। तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजेंगे थ्रू इवन गिफ्ट सिटी, उस पर TCS लगेगा। अगर आप भेजना चाहते हैं तो $2.5 लाख आपके मैक्सिमम अलाउंस है फाइनेंशियल ईयर में पर रेजिडेंट। तो जी फिर चेंज क्या हुआ? अगर सेम ही है तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? द बिग डिफरेंस इज कि आपका पैसा कायदे से ना भारत छोड़ता नहीं है, भारत में ही रहता है, बट इट जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स। एंड क्योंकि भारत में रहता है, देयर इज अ लॉट मोर रेगुलेशन एंड देयर इज अ लॉट मोर सुपरविजन। तीसरा तरीका यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या है? म्यूचुअल फंड्स या फंड ऑफ फंड्स। ये क्या है? बहुत सारे तो नहीं है, कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि या तो इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट करते हैं जो कि यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट चीज इसमें यह है कोई LRS नहीं है, कोई TCS नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ ऑल ऑफ दिस। बट इसमें 2 लिमिटेशन है।
एंड वो दोनों अक्सर मिस हो जाती हैं और अब हिट करनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहला देयर इज अ सीलिंग प्रॉब्लम। तो सरकार ये बोलती है कि यार देयर इज ओनली अ सर्टेन लिमिट टू विच दीज फंड्स कैन इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट, और जब वो लिमिट टच हो जाता है ना तो दे स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश मनी या न्यू मनी। तो आप कभी भी एक एसआईपी नहीं शुरू कर सकते, कोई लमसम पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो वो चलती रहेगी, वो आप पॉज भी नहीं कर सकते, आप रोक ही सकते हैं उस एसआईपी को। सो दी ओनली वे इज कि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या आपकी एसआईपी चली जा रही है तो वो बरकरार है। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ आर दीज म्यूचुअल फंड्स टैक्स्ड, क्योंकि कभी कभी डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स अलग से टैक्स होते हैं बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल इक्विटीज। तो आप कभी भी किसी भी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका टैक्स स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, बिकॉज दैट मे नॉट बी व्हाट यू एक्सपेक्ट अ इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्स टू बी, विच इज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तीसरी छोटी सी पॉइंट है विच frankly does not matter to a lot of people is आप डायरेक्टली कोई यूएस स्टॉक या म्यूचुअल फंड ओन नहीं कर रहे होते, आप एक फंड के थ्रू कर रहे होते हैं। As I said, most people are okay with that, लेकिन if you're not, then that's just something to be aware of. और चौथा तरीका है you invest in Indian funds जो कि यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। तो जब आप जैसे गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, आप वाकई में सोना तो नहीं खरीद रहे हैं, आप एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सोने के प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं। तो सोने का दाम बढ़ता है, ये ईटीएफ का दाम बढ़ता है, सोने का दाम गिरता है तो ईटीएफ का दाम घटता है। द सेम वे इमेजिन दैट देयर इज अ फंड दैट इज ट्रैकिंग द यूएस इंडेक्स, जैसे वो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। You don't own anything directly, but you are at least monitoring the price and gaining or losing from it. अब इन चारों में से आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? And I'll be honest here, अगर आपका इन्वेस्टिंग जीरो है, आपने कभी भी किसी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड लेट्स से आप महीने के 5 या 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते, देन आई थिंक अ गुड पॉइंट इज टू स्टिक टू इंडियन फंड्स जो कि यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या वो फंड्स जो फंड ऑफ फंड्स हैं, बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। थोड़ा सा यूज टू भी हो जाएंगे, एक इंटरनेशनल मार्केट है, थोड़ा सा कभी कभी डर भी लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, बबल ना बस्ट हो जाए, एआई वेआई वो सब बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। सो इट्स अ नाइस हैप्पी वे टू गेट स्टार्टेड। जैसे एसआईपी भी हमने पहले ही महीने 50,000 से शुरू नहीं किया ना, धीरे धीरे शुरू किया, फिर जैसे जैसे हम कंफर्टेबल हुए वैसे वैसे हमने एसआईपी का दाम बढ़ाया। एग्जैक्टली द सेम वे यहाँ भी आप एसआईपी शुरू करिए एंड प्ले इट इजी, डोंट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एंड डोंट हैव टू गो थ्रू द एलआरएस रूट टू गेट स्टार्टेड। अगर आपका इन्वेस्टिंग 10,000 रुपए से ज्यादा होना शुरू हो जाता है पर मंथ, एंड आप वाकई में वो यूएस स्टॉक्स, यूएस ईटीएफ्स ओन करना चाहते हैं, देन द एलआरएस रूट स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी मीनिंगफुल। एंड उसमें भी जैसे ये दो दिशाएं हैं, वन यू कैन एक्चुअली स्पेंड मनी आउटसाइड ऑफ इंडिया टू द यूएस, टू डू इट थ्रू गिफ्ट सिटी। आई वुड पर्सनली से क्योंकि गिफ्ट सिटी का रूट बन चुका है एंड इट गिव्स यू अ लॉट मोर गवर्नेंस, अ लॉट मोर रेगुलेटरी कंट्रोल, द गिफ्ट सिटी रूट सीम्स टू बी द राइट रूट राइट नाउ। अब एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज जो कि बहुत जरूरी है, गिफ्ट सिटी के रूट में भी दो तरीके हैं। जिस भी एप्लीकेशन में आप देखते हैं कि यार एक गिफ्ट सिटी का रूट हम यूज कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट, दे कैन ईदर डू इट एज अ इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर और दे कैन डू इट थ्रू अ प्रिंसिपल गैप मेथड। जैसे मैं बताया थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पैसा है, आपको जानना जरूरी है। What is an introducing broker method? Introducing broker method is almost the same as the LRS method. आपसे पैसा लेंगे, किसी थर्ड पार्टी को वो दे देंगे, so they're introducing you to a broker and then that third party will manage it. हाँ, वो अभी भी गिफ्ट सिटी के रूल में है, but ultimately this platform जो कि गिफ्ट सिटी का रूट यूज कर रहा है is not the principal. They are not the ones who are executing the trade. वो किसी और को बोल रहे हैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो स्टॉक्स खरीदने के लिए वगैरह। द प्रिंसिपल गैप मेथड, गैप का फुल फॉर्म है ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर, वहां द पार्टी और द प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, वो ईटीएफ्स खरीद रहे हैं, एंड आईएनडी मनी ऑपरेट्स ऑन दिस गैप मेथड। अब ये जरूरी क्यों है, विच इज व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। पहले वाले मेथड में क्या खामी थी, जैसा मैंने बताया था, यू लूज व्हेनेवर देयर आर लूप्स या हॉप्स। तो आपने जी पैसे दिए अपने, फर्ज करिए बैंक को, तो उन्होंने कुछ कन्वर्जन चार्ज ले लिया, फिर बैंक ने वो डॉलर में कन्वर्ट किया तो उनको भी कोई कन्वर्जन फी देनी है, फिर वो पहुंचा किसी बैंक के पास, उन्होंने किसी प्राइस पे वो डॉलर एक्सेप्ट किया, फिर कहीं जाके वो खरीदा गया। तो बीच में इतने सारे एजेंट आ गए कि आपने जितने पैसे दिए थे और जितना आपने गूगल पे किया था कि भैया 100 रुपए में कितने डॉलर मिलेंगे, तो किसी ने बोल दिया कि भैया 95 रुपीज के आसपास चल रहा है तो आपको उतने मिल जाएंगे। वाकई में आपको कुछ भी नहीं मिला, मतलब इन द सेंस कि 95 रुपीज तो नहीं मिले। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। अभी हमारा बेटा यूएस गया हुआ है एक समर प्रोग्राम के लिए,
तो हमें उसको डॉलर देने थे एंड आई वांटेड हिम टू कैरी कैश बिकॉज ही डजंट हैव डिजिटल करेंसी मेथड और क्रेडिट कार्ड अगर वो यूज भी करेगा दैट विल ओनली बी फॉर वेरी बिग परचेजेस। ऐसे उनको कुछ पैसे ले जाना ही था, $200-300 ले जाने थे। वी बॉट द डॉलर एट ₹104, ₹104 लगे, जबकि गूगल पे आप जाएंगे तो ₹95 का था। अब वो ऑलमोस्ट ₹9 विच इज नियरली 10% कहाँ गए? कहीं ना कहीं तो गए ना। हमने किसी से खरीदा, उसने भी किसी से खरीदा होगा, फिर वो पता नहीं किसने खरीद रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो ये ₹9 बहुत सारे लोगों में बढ़ गए हैं एंड यू एंडेड अप पेइंग 10% मोर। लेकिन अगर आप एक प्रिंसिपल गैप मेथड से जाएंगे, ये सारी चीजें बाईपास हो जाएंगी बिकॉज देयर इज ओनली वन हॉप विच इज you giving somebody rupees, they converting it into dollars, and then the trade gets executed. उसी के चलते बैकवर्ड फ्लो, आपको जब पैसे वापस चाहिए होंगे तो LRS रूट में पहले वहां कन्वर्जन, फिर एक और कन्वर्जन, फिर बैंक में कन्वर्जन, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो जहां आपको ₹95 लग रहा था मिलेंगे, वहां आपको शायद ₹87 पे मिल रहा होगा। यहाँ कम से कम एक ही हॉप है, तो देयर इज ओनली वन थिंग। डिविडेंड में भी ये होता है, डिविडेंड डायरेक्टली बाय द वे आपके अकाउंट में आते हैं। तो वो जो बातें हैं दे कम एट क्लोज टू वट एवर वॉज द डॉलर वैल्यू। तो मैं देखता हूं कि यार क्यू ने डिविडेंड अनाउंस किया तो मेरा डिविडेंड कुछ $50 आ गया है, और जब मैं IND मनी खोलता हूं तो मेरे पास लगभग $50 ही आए होते हैं एज डिविडेंड। एंड दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ प्रिंसिपल गैप मेथड। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको नहीं लगना चाहिए कि भैया मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, ये कर रहा हूं। टेक्निकली कायदे से प्रिंसिपल गैप मेथड में भी दे कांट ओन द शेयर्स, इट हैज टू बी with somebody that is in the US। जैसे हम जब स्टॉक्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हम दो इंटरमीडिएटरीज में से एक में होते हैं ना, या तो NSDL में होंगे या CDSL में होंगे। वैसे ही द सेम थिंग इन द US इज DTCC। तो आप IND मनी से खरीदें या जहां से भी खरीदें, अल्टीमेटली जो स्टॉक्स आपके होंगे वो DTCC के पास होंगे। दे विल बी द बेनिफिशरीज और द होल्डर्स ऑफ योर एसेट्स एंड अल्टीमेटली यू विल हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दैम। अच्छा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना ही रहा हूं, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एडवाइस भी दे देता हूं व्हेन इट कम्स टू द US मार्केट। US मार्केट में ना अभी दोस्तों देयर इज इन माय ओपिनियन अ मैसिव बूम इन टेक स्टॉक्स, पर्टिकुलरली AI टेक स्टॉक्स। तो Nvidia पागल हो रहा है, SanDisk पागल हो रहा है, गूगल भी हो रहा है, मेटा पिट रहा है क्योंकि उसकी अपेरेंटली कोई AI स्ट्रेटेजी नहीं है, एप्पल पिट रहा है क्योंकि उसकी अपेरेंटली कोई AI स्ट्रेटेजी नहीं है, टेस्ला बढ़ रहा है क्योंकि वो पागलपन हो रहा है। सो इट्स वेरी इजी टू गेट स्वेड and to start investing there if that's what you want to do. My recommendation, avoid that. जैसे कि हर एक मार्केट में होता है, और US बिल्कुल भी अलग नहीं है। जब पता चलता है ना कि बहुत ज्यादा रिटर्न आ चुके हैं, उस समय पे घुसना सबसे गलत चीज होती है, because now you're behind the trend. The right thing to do is to mitigate your risk. मैं अपने आप को समझदार नहीं समझता हूं when it comes to picking stocks, इसीलिए मैं भारत में स्टॉक्स पिक ही नहीं करता। 2022 में मैंने US में स्टॉक्स कुछ उठाए थे, बताऊंगा नहीं कौन से बिकॉज देन इट विल क्रिएट अ बायस, एंड वो स्टॉक्स फिनोमिनली डिलीवर हुए। बट आज जब मेरी SIP चल रही है, वो स्टॉक्स में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ETFs में है, विच आर द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट वुड बी हियर इन इंडिया एज अ म्यूचुअल फंड। तो इंडिया में भी मैं 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50 का और नेक्स्ट 50 का, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, सबसे फेमस वाला नाम नहीं लूंगा, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की SIP चल रही है, सबसे फेमस वाला नाम नहीं लूंगा। सेम थिंग इज इन द US एज वेल। मैंने एक S&P 500 वाला ETF लिया हुआ है, कौन सा वाला नाम नहीं लूंगा, जरूरी नहीं है, बट S&P 500 इज बेसिकली द निफ्टी 50। सो स्टैंडर्ड पुअर्स टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता है, दैट इज कॉल्ड द S&P 500। तो उसके पोर्टफोलियो में देन आई हैव डन QQQ, जो कि एक टेक इनेबल्ड ETF है। आप कोई भी टेक इनेबल्ड ETF मतलब टेक ETF करिएगा, क्योंकि कभी कोई टेक ऊपर है, कभी कोई नीचे है, कभी कोई दाएं है, कभी कोई बाएं है, इट विल बेसिकली बैलेंस इटसेल्फ आउट। इट हैज डिलीवर्ड सम रियली गुड रिजल्ट्स। एंड थर्ड वन इज अ ग्रोथ ETF। कौन सा है मैं नाम नहीं लूंगा, आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। एंड द आइडिया इज कि US में ग्रोथ हमेशा किसी ना किसी सेक्टर में होती ही रहती है, सो आई वांट टू राइड ऑन दैट। इट इज सेक्टर एग्नोस्टिक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक में है, अभी टेक हो रहा है तो टेक फोकस्ड है, कल को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होगा तो वो हो जाएगा। बट द आइडिया इज यार सरदर्दी नहीं लेनी, देयर आर एक्सपर्ट्स हु डू दिस ऑन अ 24/7 बेसिस, दे शुड बी गिवन द रिस्पांसिबिलिटी। मुझे सिर्फ अपने पैसे डिप्लॉय करके उसको ग्रो करवाना है, एंड आई वांट टू गेन फ्रॉम द रिटर्न्स प्लस द करेंसी एप्रिसिएशन दैट हैपेंस एवरी ईयर। तो इन समरी, अगर कभी भी US मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो फंड
फंड्स इंडिया में से सिलेक्ट करिए जो कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से शुरू करिए। 500,000 रुपए से भी शुरू करेंगे, थोड़ा सा रिदम बनना शुरू होगा, यू विल गेट एक्सपोजर टू द मार्केट एंड यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस बिफोर यू टेक द बिग लीप। जैसे ही आपका करीब 5-10 हजार रुपए से ज्यादा इन्वेस्टिंग शुरू हो सकता है इन द यूएस मार्केट, आई वुड रेकमेंड मूव टू एन ऐप बिकॉज द प्रोसेस देन इज अ लॉट सिंपलर। अगर दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आपकी नजरों के सामने है और आपकी रीच में है, देन व्हाई वुडंट यू एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर टैप इनटू दैट एज वेल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% अपना पैसा यूएस मार्केट में डालो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 100% पैसा अपना भारत में रखो। यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस एंड वेयरएवर यू कैन फाइंड द बेस्ट रिटर्न्स, आपको वैसे ही अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहिए। That's what the smartest investors in the world do. That's what you should do as well. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off.